हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस प्रकार जो है आगे बढ़ी और इस क्रांति में किन खास विचारों को स्थान दिया गया। जैसे आपको पता है कि इस क्रांति के दौरान एक मिडिल क्लास का हमने कुछ एक घटना देखी कि मिडिल क्लास क्या थी। फ्रांस की क्रांति में इस मिडिल क्लास का बड़ा योगदान है, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया, जो पढ़े लिखे थे, जो एजुकेटेड थे। और कुछ हमने फिलोसफर्स को भी देखा, जैसे जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। उसके अलावा एक तीसरे थे मोंटेस्क्यू। तो इन तीनों ने, मोंटेस्क्यू ने आइडिया क्या दिया, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रूसो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गवर्नमेंट चलनी चाहिए। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में होगा। जॉन लॉक कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा कि डिवाइन पावर, वो नहीं चलेगा। जीन जैक रूसो ये भी कहते हैं कि अब जो है एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्क नहीं चलेगी। तो इतने सारे जो आइडियाज हैं, इस प्रकार के जो ये शानदार विचार हैं, यही विचार जो है क्रांति के रूप में जाने गए। यही विचार लोगों के अंदर घर कर गए और इन्हीं ने क्रांति को उभारा। यही क्रांति की जो है असली आत्मा कहलाते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को जो हमने 3 हिस्सों में समझा, इसको सबसे पहले अमेरिका में लागू किया गया और उसके बाद जैसे ही अमेरिका में लागू हुआ, फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बना कि क्यों ना इन आइडियाज को हम भी अपने लोगों में फैलाएं। इन आइडियाज को, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स, ये जो फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि क्या अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए क्या बढ़िया है, धर्म क्या कहता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, जनता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जनता को अधिकार कैसे मिलने चाहिए, इनको बोलते हैं फिलोसफर्स। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेज। ये जो विचार हैं, ये जो सैलून होते हैं, सैलून जैसे कि कुछ और आपके नाई की दुकान वगैरह इस प्रकार, और जो कॉफी हाउस थे वहां पर, मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे वहां पर इस प्रकार के विचारों को बहुत ही एक इंटेंसिवली, बहुत गंभीरता से इनके ऊपर बात की गई, इनको समझाया गया, बताया गया। एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अखबारों में, बुक्स में इनको छाप छाप के इनके विचारों को दिखाया गया कि देखो भाई, पढ़ो। जो पढ़े लिखे थे वो तो चलो अखबार पढ़ लेते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ा गया। लेकिन these were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। जो एजुकेटेड हैं, चलो वो तो किताब पढ़ लेंगे, वो तो अखबार भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो ना पढ़ सकते ना लिख सकते, उनके लिए क्या तरीका निकाला गया। इन जगहों पर, कॉफी हाउसेस में, सैलून में, वहां पे क्या किया गया, इनको जोर जोर से पढ़ा गया। जैसे कि भाई, रूसो ने कहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सरकार होनी चाहिए। अब लोग बैठ के सुन रहे हैं कि अरे वाह, रूसो कहता है कि भाई हमारे और सरकार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार उनको भी सुनाया गया ताकि सब लोगों के पास ये विचार पहुंच सके। द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। अब ये खबर फैल गई, ये न्यूज फैल गई कि लुई 16 हमारे ऊपर नया टैक्स लगाने वाला है,
हमारे ऊपर टैक्स को और बढ़ाने वाला है ताकि उसके अपने खर्चे पूरे किए जा सकें, उसके अपने खर्चे पूरे किए जा सकें। इस बात के लिए जो है राजा हमारे ऊपर टैक्स लगाने वाला है। यह बात सब जगह पर फैला दी गई और जैसे ही यह बात फैली इससे लोगों में गुस्सा भर गया और लोगों ने प्रोटेस्ट उनके खिलाफ शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि भाई अब यह चीज नहीं चलने वाली है कि आप लोग अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। अब यह नहीं चलने वाला है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा देते हैं जब आपका मन किया। तो बोले कि अब हम जो है इस चीज को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो अब जो है ये वाली बात लोगों के दिमाग में बैठनी शुरू होगी कि राजा हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा, तो बगावत की बात आ गई। लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी। एक ये अकाउंट आपके सामने है, एक बार हम इस पर नजर डालते हैं कि ऐसा क्या था उस जमाने में, क्या हो रहा था, उसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। एक अकाउंट है, एक लाइव एक्सपीरियंस है जो ओल्ड रेजिम के दौरान के हैं। ओल्ड रेजिम ये टर्म अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ओल्ड रेजिम का मतलब क्या होता है। 1789 से पहले का जो फ्रांस है उसको ओल्ड रेजिम का नाम दिया गया। जॉर्ज डेंटन, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793. 1793 में जॉर्ज डेंटन एक चिट्ठी लिखता है अपने दोस्त को, अपने एक फ्रेंड को पत्र लिखता है। अब डेंटन कौन है? डेंटन वो है जो बाद में फ्रांस की क्रांति में शामिल हुआ, पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। ये वो व्यक्ति है, कोई आम आदमी नहीं इस तरह का, बिल्कुल कोई, ये बहुत एक रेपुटेड, बहुत अच्छी पोस्ट पे इसने काम किया और ये वो व्यक्ति है। और ये अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी कब लिख रहा है? 1793 में। पर चिट्ठी किस चीज के बारे में है? ओल्ड रेजिम, इससे पहले की घटना के ऊपर वो अपने दोस्त को कुछ बता रहा कि भाई मेरे साथ ये हुआ। क्या बता रहा है ये लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। ये अपने दोस्त को उस घटना का जिक्र कर रहा है जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उसके बाद उसने फ्रांस में क्या देखा। वो क्या लिखता है? आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस। ये लिखता कि भाई मैं तो प्लेसिस के कॉलेज में पढ़ा, मेरी पढ़ाई यहां पर पूरी हुई। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इंपोर्टेंट मैन। उस समय मैं कुछ बहुत जो एक इंपोर्टेंट जो आदमी थे, बहुत बड़ी बड़ी पहुंच वाले आदमी, कि बोले कि मैं उनकी कंपनी में था। यानी मेरे सराउंडिंग में मेरे कुछ जानकार ऐसे थे जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे थे, जिनका बड़ा नाम था, मैं उनमें एक था, मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। वंस माई स्टडीज एंडेड, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था। बोले कि जब मैं पढ़ रहा था उसमें मेरे अगल बगल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पोस्ट, मैं नौकरी की तलाश में था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। बोले कि पेरिस की जो कोर्ट थी, पेरिस के जो न्यायालय थे, वहां पर इस प्रकार से कोई नौकरी ढूंढना, एक भी नौकरी कहीं ढूंढना, ये असंभव था। इसकी बातों को आप सुनते रहें ध्यान से, ये क्या कहना, डेंटन जो है क्या कहना चाह रहा है। फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। द चॉइस ऑफ ए कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट ए नोबल बाई बर्थ। कितनी एक गंभीर बात ये उठा रहा है
कि बोला कि मैं आर्मी में नहीं जा सकता, आर्मी के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ मैं नोबेल नहीं हूं। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि आर्मी के दरवाजे, आर्मी सिर्फ उनके लिए थी जो बाय बर्थ ऊंची क्लास में जिनका जन्म हुआ था, हाई कास्ट में जिनका जन्म हुआ था, वही आर्मी में ऑफिसर बन सकते थे। नोर डिड आई हैव ए पैट्रन, ना तो मेरा जन्म किसी ऊंची जाति में हुआ था और ना ही मेरा कोई गॉड फादर था, ना ही मेरा कोई पैट्रन मतलब कोई आपको जो आगे तक लेके जाए, मेरा कोई सहारा नहीं था इस प्रकार का, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रेफ्यूजी, चर्च ने भी मुझे कोई सहारा नहीं दिया। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस, मैं कोई ऑफिस, कोई पोस्ट खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि आई डिड नॉट पोसेस ए सू। यहां पे सू का मतलब क्या है? पैसा। फ्रांस की करेंसी का नाम था लिवरे, और उसके छोटे जो पैसे जो होते हैं उसको बोलते थे सू। जैसे हम इंडिया में कहते हैं रुपया, रुपये का छोटा पार्ट क्या होता? पैसा। पैसा 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये कहता है कि मेरे पास तो सू भी नहीं है, इसलिए मैं नौकरी खरीद भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? वहां पर नौकरियां बिकती हैं, पैसे दे के लोग नौकरी पे लगते हैं, और ये कह रहा कि मेरे पास तो सू भी नहीं पड़ा है, तो कैसे नौकरी खरीद लूं मैं? ऊंची जाति मेरा जन्म नहीं हुआ है तो नौकरी मुझे कैसे मिलेगी? चर्च भी मेरा साथ नहीं दे रही है। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, जो कभी पढ़ाई के जमाने में मेरे दोस्त थे, आज वो मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, आज वो मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन, इस सिस्टम ने मुझे एजुकेशन तो दे दी, मुझे पढ़ाई तो दे दी, विदाउट हाउएवर ऑफरिंग ए फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। बोले कि इस सिस्टम ने मुझे एजुकेशन तो दे दी, लेकिन उस एजुकेशन का मैं यूज कहां करूं? जब मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जब मेरे टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मैं क्या करूं उस एजुकेशन का? तो आप समझ सकते हैं इसकी पीड़ा क्या है, इसका दर्द क्या है। ये वही पीड़ा है, इसकी पीड़ा को, इसके दर्द को वो समझेगा। मान लिया कि आप बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में आप कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप 10th में मेहनत से पढ़ाई करेंगे, इस प्रकार +1 +2 करेंगे, फिर और आगे पढ़ाई करेंगे, और बाद में आपकी हालत इसकी तरह हो जाए, कोई नौकरी आपको ना मिले, कास्ट आपकी ऊंची नहीं जाती इसलिए आपका जॉब नहीं मिले, तो कितना भेदभाव आपके साथ हो कि आपको जॉब ही ना मिले, तो कैसा आपको लगेगा? तो इसकी हालत ये है। तो इस पूरी स्टोरी में आप क्या समझे कि फ्रांस की हालत कैसी है? करप्ट, भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। दूसरी कहानी को देखें, सेकंड अकाउंट पर नजर डालते हैं। अब की बार जो बात आई है वो कहां से आई है? एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज जिसका नाम था आर्थर यंग। एक आर्थर यंग नाम का अंग्रेज ट्रैवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1787 टू 1789। 1787 से 89 के बीच में, यानी 1-2 वर्षों में, इनमें एक आर्थर यंग नाम का अंग्रेज फ्रांस में घूमने के लिए आया। एंड रॉट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नीज, उसकी जो यात्रा है उसने उसके बारे में बड़ा विस्तार से लिखा। ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ, उसने उसको लिखा बार बार जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया फ्रांस में क्या था। अब देखो ये फ्रांस में क्या देख रहा है। ही who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, and must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in.
वो कहता कि यहां पर जो गुलामी है, जो स्लेव हैं, दास हैं, उनसे ऐसा फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है गुलामों को। एक तो जनता जो है बेचारी वो गुलामों की तरह जी रही है, उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जैसा कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बता रहा कि फ्रांस में स्लेवरी है और बहुत बुरा हाल वहां का है। और ही चोजन द सर्विस ऑफ फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन, and he who chooses to dine to the accompaniment of his victims' groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit। वो कहता कि आप जो गुलामों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर कल को इनमें से कोई भड़क जाए जिसको आप इतना पशुओं की तरह ट्रीट कर रहे हो, कल को ये दुखी आदमी इतना परेशान हो जाए कि ये अगर तुम्हारी बेटी या तुम्हारा कोई और व्यक्ति उसका गला काट दे, तुम्हें मार दे, तो उसका जिम्मेदार वो नहीं, वो तुम होगे। ये मतलब उसकी हालत दिखा रहा है कि गुलामों की जिंदगी कैसी है। इतनी बदतर उनकी जिंदगी है कि वे क्या पता कभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे दुखी होके, और अगर वो हमला कर देते हैं परेशान होकर, तो उसमें गलती उनकी नहीं होने वाली है, वो सारी गलती तुम्हारी होगी। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जॉर्ज डेंटन वो बताता कि वहां पर करप्शन है, नौकरियां मिलती नहीं है, आपकी एजुकेशन भी किसी काम की नहीं है। तो इसमें एक्टिविटी हमारी है कि व्हाट मैसेज इज यंग trying to convey here? Whom does he mean when he speaks of slave? तो ये किन के साथ ये किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ये किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? एंड व्हाट डेंजर्स डज ही सेंस इन द सिचुएशन ऑफ 1787? वो किस खतरे के बारे में बता रहा है? देखो ध्यान से, आप एक बार इसको फिर देखें, ये कौन से खतरे की बात कर रहा है? ये खतरा यहां पर जो खतरे का जिक्र है कि एंड ही हु चोजेस टू डाइन टू द अकम्पनीमेंट टू हिज विक्टिम्स ग्रोन्स शुड नॉट कंप्लेन इफ ड्यूरिंग ए राइट हिज डॉटर गेट्स किडनैप और हिज सन थ्रोट इज स्लिट। ये कहता है आर्थर यंग कि भाई जब मैं वहां पर गया 1787 में और 1-2 साल मैं यहां पर रहा, मैंने देखा कि यहां के जो गुलाम बेचारे जो आम लोग हैं, यहां के जो गुलाम हैं वो आम लोग, जनता है, उनको गुलामों का जीवन उनको दिया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और अगर कल को ये भूखे लोग, ये परेशान हुए लोग अगर हमला कर देते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो और दंगों में कोई तुम्हारे बेटी को मार देता है, किडनैप कर लेता है, तुम्हारे बच्चे का गला काट देता है, तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो खतरा क्या है? खतरा ये बता रहा है, इसको जो खतरा मिला, वो खतरा क्या मिला कि वहां पर भूखमरी है, वहां पर क्या है, हंगर के शिकार हैं लोग, वहां पर स्लेवरी बहुत तगड़ी है, स्लेव बनाया जा रहा है, सोसाइटी गुलामों से भरी पड़ी है, बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग दंगा करने को तैयार हैं। ये देख रहा है अपने सामने कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि लोग किसी भी टाइम दंगे कर सकते हैं। और वहां के लोग, जो अमीर लोग थे, सरकार थी, इस बात से बिल्कुल अनजान है, लूटने पे लगे हैं। तो समझ में आया व्हाट डेंजर डज ही सेंस, उसको कौन सा खतरा लग रहा है। भूखे गुलाम लोग किसी भी समय दंगा कर सकते, किसी भी समय मारा मारी पर उतारू हो सकते हैं। तो ये वो दंगे की बात इसके दिमाग में है। अब देखते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ये क्रांति का आउटब्रेक कैसे हुआ, ये कैसे निकल के आई। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लुई 16 ने किस कारण से टैक्स बढ़ाए। वो आपको 3 कारण याद हैं। लगातार लड़ाइयां जो फ्रांस ने की, फ्रांस के जो महल थे
उनका खर्चा और अमेरिका को आज़ाद करवाने में लुई 16 की हेल्प करना। ये इस कारण से उसने टैक्स को बढ़ाया। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? प्रश्न ये पूछा गया है कि कैसे उसने ये काम किया होगा, उसने टैक्स कैसे बढ़ाए होंगे, इसने ये काम कैसे किया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। यहां पर बात यह है, बच्चों समझ जाना है कि ओल्ड रेजिम में राजा के पास यह पावर नहीं थी कि वो अपने दम पर टैक्स को लगा सके। राजा के पास यह पावर नहीं है कि वो अपने दम पर टैक्स को लगा सके। रादर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द एस्टेट जर्नल। उसको एस्टेट जर्नल की एक मीटिंग बुलानी होगी। अब ये क्या चीज आ गई? विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और ये एस्टेट जर्नल की जो मीटिंग बुलाई जाएगी ये डिसाइड करेगी कि नया टैक्स क्या है और इस टैक्स को कौन भरेगा और कितना भरना है। द एस्टेट जर्नल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 estates सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि आप एस्टेट जनरल को डिफाइन कीजिए, तो क्या डिफाइन करोगे? एस्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 estates सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting. अब इसकी मीटिंग कब बुलाई जाएगी यह डिसाइड करता है राजा। एस्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई जाएगी ये राजा को डिसाइड करना है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। आखिरी बार इसको 1614 में इसकी मीटिंग बुलाई गई थी और अब राजा जो है इस मीटिंग को बुलाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही जनता के बीच ये बात फैली कि राजा इस मीटिंग को बुलाने की तैयारी में है, जनता के अंदर बात भड़कनी शुरू होगी और जनता जो है एक के बाद एक अफवाहें उनके बीच आती गई और बात बिगड़ती गई और बात का बतंगड़ बनता गया। 5 मई 1789 ये डेट, लुई 16 called together an assembly of the estate journal to pass proposals for new taxes। 5 मई 1789 को लुई 16 ने एस्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई। लास्ट टाइम कब थी? 1614 में। इतने साल के बाद अब मीटिंग बुलाई जा रही है राजा के द्वारा नया टैक्स लगाने के लिए। ए रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साई वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। एक बहुत शानदार महल, एक बहुत शानदार हॉल वर्साई में, वर्साई फेमस था बहुत अच्छी शानदार बिल्डिंग्स के लिए, तो वर्साई का एक बहुत शानदार हॉल जो है उसको तैयार किया गया कि भाई यहां पर यह मीटिंग बुलाई जाएगी। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। इसका मतलब क्या है कि 300 मेंबर कौन भेजेंगे? फर्स्ट एस्टेट से मेंबर आएंगे 300, सेकंड वाली से भी आएंगे 300। मतलब ये दोनों एस्टेट जो हैं अपने अपने 300 मेंबर को भेजेंगी, डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधियों को भेजेंगे। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। इन दोनों के जो प्रतिनिधि हैं जो इन्होंने भेजे हैं, 300 कौन भेजेगा? फर्स्ट वाले, द क्लर्जी, पुजारी, पुरोहित वगैरह, प्रीस्ट क्लास, उससे 300 मेंबर आएंगे। नोबिलिटी, बड़े बड़े लोग, राजा के आसपास के लोग, 300 वो भेजेंगे और दोनों बैठेंगे आमने सामने। इधर बैठ गए और 300 इधर बैठ गए, इन दोनों का मुंह होगा आमने सामने।
while the 600 members of the third estate वाले कितने भेजेंगे? 600 मेंबर भेजेंगे। 300 इसके और 600 अकेले थर्ड एस्टेट के। 600 यहां से आएंगे। हैड टू स्टैंड एट द बैक, इनको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बैठने के लायक नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। इन दोनों के अनुसार ये इतने भी लायक नहीं है, ये इनको इतना भी मनुष्य नहीं मानते कि ये हमारे बराबर में बैठ सकते। कितना भेदभाव है। बुला तो रहे हैं पर बेइज्जती करने के लिए। देखो 600 यहां से आने वाले हैं, 300 इनके आने वाले हैं, उनके दोनों आमने सामने बैठेंगे और इनको पीछे खड़ा होना पड़ेगा। द थर्ड एस्टेट was represented by its more prosperous and educated members। कितनी कमाल की बात है, जो दोनों आमने सामने बैठेंगे उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा अच्छे लोग इस थर्ड एस्टेट में हैं। उन ज्ञानी व्यक्तियों को, उन एजुकेटेड पर्सन्स को पीछे खड़ा होने का मौका मिलेगा इन बेवकूफों के साथ। ये मूर्ख, अनपढ़, बेवकूफ जनता का खून चूसने वाले व्यक्ति आमने सामने बैठेंगे स्टाइल से, और पढ़े लिखे लोग पीछे खड़े होंगे। हाउएवर, अच्छा एक बात रहेगी, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड विमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसान, कलाकार यानी कारीगर जो कुछ चीजें बनाते हैं, और महिलाएं, इनको इस असेंबली में कोई स्थान नहीं दिया गया। जो थर्ड एस्टेट है, इस थर्ड एस्टेट में इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना है किन को मना किया गया, यह भी एग्जाम में आता प्रश्न। इन तीनों को नहीं बुलाया गया, राइट नहीं है बैठने का, आने का राइट नहीं है। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। जिनको आने का मौका नहीं मिला, उनकी डिमांड और उनकी शिकायतें, ग्रीवेंस यानी शिकायतें, उनकी डिमांड, उनकी एक लिस्ट बनाई गई जो कि 40,000 लेटर्स की बनी। इतनी भारी भरकम डिमांड इनकी चली। देखो कितना दुखी होंगे आप इस डिमांड से, इतनी भारी भरकम डिमांड से आप समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान होंगे। विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम, जो इनके प्रतिनिधि हैं वे इनकी डिमांड और शिकायतों को लेकर आए हैं। ठीक है, घटनाक्रम समझ लिया। आमने सामने कौन बैठा है? कुछ मूर्ख लोग बैठे हैं। पीछे कौन खड़े हैं? एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग पीछे खड़े हैं और ये आगे बैठे हैं। किसकी एंट्री नहीं है? किसानों की एंट्री नहीं है, महिलाओं की एंट्री नहीं है, मजदूरों की इनकी एंट्री नहीं। इस प्रकार से अब देखते हैं, ये मैंने एक स्लाइड अभी छोड़ी है, ये कुछ डेट्स हैं, ये हम बाद में देखने वाले हैं। यहां पर आते हैं, अब वोटिंग की बात आती है कि सारे जने बैठ गए, 300 फर्स्ट से, 300 सेकंड से और 600 थर्ड से। वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। ये असली गड़बड़ की बात थी। ये कहते हैं कि जो फर्स्ट एस्टेट है, एस्टेट 1, जो एस्टेट 1 है इसकी एक वोट है, जो नंबर 2 वाली एस्टेट है इसकी भी पूरी की एक वोट है, और जो थर्ड एस्टेट है इसकी भी एक वोट है। ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले जब भी मीटिंग हुई थी तो वो इस सिद्धांत पे, इस नियम पे हुई थी कि हर पूरी एस्टेट की एक वोट मानी जाएगी। अब आप समझ सकते हो, ये थर्ड एस्टेट वाले टैक्स भरेंगे, ये टैक्स को पे करेंगे और ये दोनों टैक्स को लेंगे। अब जरा किसी भी पढ़े लिखे, किसी भी समझदार इंसान से आप पूछ के देखें कि
इन दोनों को टैक्स बढ़ाना है और तीसरे वालों को टैक्स देना है, और अगर इन सब की एक एक वोट काउंट की जाए तो बिल के ऊपर क्या बोलेंगे? राजा बोलेगा बताओ भाई टैक्स को बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं? तो ये बोलेंगे जी बढ़ाओ बढ़ाओ, और ये बोलेंगे जी मत बढ़ाओ। तो वोटिंग क्या हुई? दो क्या बोल रहे हैं बढ़ाओ और एक क्या बोल रहे हैं मत बढ़ाओ। कौन जीत गया? कि टैक्स बढ़ाओ वो जीत गए और ये हार गए। इसका मतलब है कि अगर इस तरीके से वोटिंग होगी तो बेचारे ये तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। वे दोनों करप्ट एक साइड में होके जो मर्जी बिल पास कर देंगे। इनके मेंबर 600 कितने भी हो चाहिए, आप 600 छोड़ो, मान लिया कि थर्ड में 1000 मेंबर हैं, पर तब भी वोट तो एक ही है सभी की, ये तो वैसे ही हारने हैं। ये बोले दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लुई 16 बोला कि अब की बार भी सेम तरीका फॉलो किया जाएगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। ये बोले थर्ड एस्टेट वाले कि अब की बार वोटिंग ऐसे होगी कि हर व्यक्ति की एक वोट काउंट होगी। अब बात तो ठीक है, ये बात तो इक्वालिटी वाली है। अगर हर आदमी की एक वोट मानी जाएगी तो थर्ड एस्टेट की 600 वोट होगी, फर्स्ट की 300 और सेकंड की 300। अगर ऐसे वोटिंग कराएंगे अब मजा आने वाला है। तो ये बोले कि एक आदमी की एक वोट बोलो, और वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, पूरी असेंबली एक वोट है, फिर पूरी असेंबली एक वोट है और थर्ड असेंबली भी एक वोट है। वे उस पेड़े हैं। ये बोले कि नहीं, हम चाहेंगे हर आदमी की एक वोट हो। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, उनमें से एक है ये। आज हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जब वोटिंग करते हैं तो पूरे गांव की एक वोट नहीं होती है या पूरे घर की एक वोट नहीं होती है, हर आदमी की एक वोट काउंट होती है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। डेमोक्रेसी का एक बेसिक रूल है ये, 1 पर्सन 1 वोट। ये जो 1 पर्सन 1 वोट का जो आइडिया है कहां से निकल के आया है? फ्रांस, और फ्रांस की भी थर्ड एस्टेट वो करे कि नहीं, 1 पर्सन 1 वोट, दिस इज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो कहता है कि एक आदमी की एक वोट होनी चाहिए। इस तरह की वो जो अच्छी अच्छी बातें जो बताता है जिनको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहा गया, ये उनमें से एक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र है और ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वे इसी बात को आगे लेके आए। बात तो बिगड़ गई। व्हेन द किंग रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। क्या हुआ कि जब राजा ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम भाई इसको नहीं मानेंगे, तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर हैं वे सारे वहां से उठकर चले गए और उन्होंने कर दी प्रोटेस्ट, हड़ताल कर दी। बोले कि हम इस अन्याय को अब सहन नहीं करेंगे, हम जो हैं तुम्हारी असेंबली से ही बाहर जा रहे हैं। द representatives of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। अब ये जो लोग यहां से उठकर बाहर गए हैं, ये अपने आप को देख रहे हैं पूरे राष्ट्र, पूरे देश का एक नेता के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि आपको याद है जो फ्रांस था, थोड़ा याद करो, मैंने बताया था कि फ्रांस में 90% लोग क्या थे? एग्रीकल्चर के काम में जुटे हुए थे। जब 90% लोग खेती बाड़ी करते हैं
और ये 90 के 90% थर्ड एस्टेट में शामिल हैं, और थर्ड एस्टेट वाले बोलते हैं कि भाई हम सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो इनको लगा कि हम पूरे देश के नेता हैं, पूरे राष्ट्र के लीडर हैं, और ये अपने आप को उनके लीडर के रूप में देख रहे हैं। अब इनके अंदर वो फीलिंग है, वो सपना है कि हमने पूरे देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो पूरे कंट्री के लिए कुछ करने की बात इनके दिमाग में आई। 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। 20 जून को ये टेनिस के इंडोर कोर्ट में, उस ग्राउंड में इकट्ठे हुए। वर्साई में एक टेनिस का मैदान था, टेनिस का कोर्ट था, टेनिस के मैदान को कोर्ट कहते हैं, वहां पर ये इकट्ठे हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व ए नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को क्या नाम दे दिया कि हम हैं नेशनल असेंबली। And swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। इन्होंने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि हम तब तक अलग नहीं होंगे, हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक संविधान ना बना दें, और एक ऐसा संविधान ना बना दें कि जो राजा की पावर को कम करे। बोले कि हमने इस घमंडी राजा की पावर को कम करना है, और इसकी पावर को कम हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करेंगे। और जब तक संविधान नहीं बन लेता, जब तक संविधान नहीं बन लेता, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। हम इकट्ठे हो चुके हैं, हमारा ग्रुप बन चुका है, हम नेशनल असेंबली बन चुके हैं, और जब तक हम संविधान ऐसा नहीं बना दें जो इस राजा को लगाम लगाए, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। दे वर लीड बाई मिरेबेउ एंड एबसियस। थोड़े नाम फ्रेंच हैं, इसको बोलेंगे मिरेबेउ, बोलेंगे मिरेबेउ, और एबसियस, ये इनके द्वारा लीड किए जा रहे हैं। इनके नेता कौन है? ये दो नेता बन चुके हैं। मिरेबेउ कौन है? इसका जन्म कहां पर हुआ था? एक नोबेल फैमिली में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, इनके लिए काम करा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। ये कहता है कि इस सोसाइटी में जहां पर फ्यूडल को कुछ विशेष अधिकार हैं बाई बर्थ, बोले कि मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सोसाइटी से ये जन्म से जो मिलने वाले राइट है वो खत्म हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी बातों को फैलाने के लिए ही बॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। इसने एक जर्नल निकाला, मतलब कुछ पत्र, चिट्ठी वगैरह, अखबार छोटा सा वो निकाला, और बहुत तगड़ी स्पीच दी, जनता को जोश, जनता में जोश भर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस करते थे, ऐसा जोश भर दिया, और शानदार स्पीच उस पूरी भीड़ को दी। अब एबसियस ओरिजिनली ए प्रिस्ट, ये पुजारी था, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। इसने एक पैम्फलेट निकाला, एक कुछ पेजों का चिट्ठी पत्र कुछ निकाला, उसका नाम लिखा What is the Third Estate। तो ये प्रिस्ट है। देखो कि दोनों लीडर थर्ड एस्टेट से नहीं हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड से हैं, पर लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? थर्ड एस्टेट के लिए। तो ये थी फ्रांस की क्रांति की सुंदरता, उसकी ब्यूटी। उसके लीडर जिसके लिए काम कर रहे हैं उस ग्रुप से नहीं हैं, बल्कि उस ग्रुप से हैं जिसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो आने वाली क्लासेज में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है बच्चे। नमस्कार, धन्यवाद।